नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो भी जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहोगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027। 7 महीने का मास्टर प्लान है, डिस्कस होने वाला है। क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर आप बनना चाहते हो रैंकर। जस्ट क्वालिफाई होना है या एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई होना है, ताकि सारे के सारे फायदे, सारे बेनिफिट्स जो गेट एग्जाम आपको दे सकता है वो आप ले पाए। नहीं जानते हो फायदे तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला फायदा पीएचडी एंट्रेंस है। दैट मीन्स आप किसी भी आईआईटीज में, एनआईटीज में और आईसर जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे रहा है तो आप जानते हो कि आपको एमएससी, एमएस प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन मिल सकता है। तो दोनों को फायदा होता है, यूजी वाले को भी, पीजी वाले को भी। अगर आप नहीं जानते हो तो आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत काम की चीज़ है। कई सारे पीएसयूज के अंदर इंटरव्यू के माध्यम पर अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू के बेसिस पर एंट्री हो जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आइए देखें कि इस ओवरऑल एग्जाम के प्रिपरेशन की क्या की चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं। और एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जो कि एक आईआईटीज़ कंडक्ट करता है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है, आपके रिज्यूमे में भी एक और स्टार ऐड कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए फटाफट देखें कि क्या होना चाहिए, शुरू करने का सही टाइम, कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, और क्या क्या होने चाहिए ओवरऑल सारी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले ओवरऑल 7 महीने सर। 7 महीने बचे सर, और 7 महीनों में या कह सकते हैं इस पूरे की पूरी जर्नी को हमने कुछ फेजेस में बांट दिया सर, है ना। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेजेस क्रूशियल हैं, और उसके बाद फिर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा और एक एक करके सारी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गेट एग्जाम के बारे में। सर सबसे पहले गेट एक्सेल मैं चाहूंगा कि आप पेपर पैटर्न गेट एक्सेल का थोड़ा सा बच्चों को समझाएं कि क्या है और किन बातों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो सर इनको ये सारी चीजें पता है कि भाई टोटल मार्क्स का कितने का पेपर होता है। तो आपको पता होगा भाई टोटल मार्क्स, सबसे पहले तो यही आता है सर कि टोटल मार्क्स कितने है भाई हमारे पास। तो टोटल मार्क्स आपके पास 100 है। और अगर कभी हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास में एक्सेल में 65 क्वेश्चन होते हैं। सर थोड़ा सा पैटर्न वेरी करता है अगर हम एक्सेल और बीटी को देखते हैं तो। ठीक है, अब भाई इतने 65 क्वेश्चंस को करने के लिए कितने हावर्स है हमारे पास में। तो हमारे पास टोटल 3 घंटे का समय है। 3 घंटे सर बहुत अच्छा समय है। ठीक है, पेपर सॉल्व करके मैं आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे ही बैठा था। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली बात कि आपको सब कुछ चीजें मिलती है। हाँ सर मैंने सुना है, सुना क्या है, सभी ने सब कुछ चीजें देखी है कि एनईटी क्वेश्चंस भी आते हैं, सब कुछ चीजें आते हैं। तो इनके सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर भी दिया जाता है भाई। ठीक है, तो फिर अब जब चुटकियों के अंदर सारा सॉल्यूशन हो रहा है तो फिर काहे का ये टाइम आपके लिए ज्यादा भारी बनने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ अगर सर हम पेपर के पैटर्न्स की बात करें या स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके अंदर आपको मेजरली सबसे पहले 3 मेजर सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन आप सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा। और सर सेकंड सेक्शन भी सबके लिए कंपलसरी है भाई। अगर कभी आप लोगों का केमिस्ट्री कमजोर है तो भी कंपलसरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, 25 मार्क का है सर, 25 मार्क का 25 नंबर, मतलब सोचो 100 नंबर में से 25 नंबर अगर आप ऐसे ही छोड़ दो 1/4 तो फिर तो सर 75 से कंपटीशन होगा आपका, और ये सबसे बेकार स्ट्रेटेजी है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो सर फिर हमें यहाँ पर चॉइस मिल जाती है। यहाँ पर सर जो कोर सब्जेक्ट का पार्ट है, यहाँ पर 5 अलग अलग पेपर 5 होते हैं, सब्जेक्ट, और 5 में से आप जिस 2 में बेस्ट हो उन 2 को सिलेक्ट करो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं तो सर कॉमन मिल ही जाता है। मिलिए। ठीक है, कि क्या क्या है आपको कॉमन, जोलॉजी मिल जाएगा, बॉटनी मिल जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगा, फूड, अब तो फूड वाले भी है ना, कुछ जो स्टूडेंट हो गए फूड वाले तो वो भी आपको मिल जाएगा अपना सेक्शन। ठीक है, और जो कि यहाँ पर टोटल सर 60 मार्क्स का सेक्शन होता है। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो यही वाला सेक्शन है। ठीक है, इनमें से हमें सिर्फ कुछ ना कुछ मार्क्स को चुराना है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले वाले पैटर्न की तरफ। बीटी का मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। सब कुछ सेम है जैसे सर ने बताया कि भाई सीबीटी मोड है, 3 घंटे का है, 65 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क का पेपर होता है। और 100 मार्क के पेपर में अगर पैटर्न पर बात करें तो देखो पहला पार्ट वही है, फिक्स, सेम टू सेम है सर, जनरल एप्टीट्यूड।
दूसरा जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया, वहां पर कंपलसरी केमिस्ट्री थी, यहाँ पर केमिस्ट्री की बजाय अब आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। लेकिन इस बार का जो सिलेबस अपग्रेडेशन है वो ये कहता है कि इसको इतना भी ज्यादा बहुत क्रूशियल वेटेज ना दिया जाए, है ना। देखो 13 मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा। पहले क्या था ना कि सर इसके क्वेश्चन यहाँ भी आते थे, यहाँ भी आते थे, थोड़ा सा बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी। तो क्लेरिफाई कर दिया है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 10 सवाल होंगे 13 मार्क्स के, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा वेटेज इसको नहीं देंगे, ज्यादा वेटेज इसको दिया जाएगा जो आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यस 72 मार्क्स, यस। मतलब सर सबसे ज्यादा कंपटीशन आप बीटी में देखने बीटी में सर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप पैटर्न समझ में आया होगा। बाकी देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, डिटेल में जानना होगा तो आप कभी जो है जब मैं कभी एग्जाम पैटर्न पर बात करूंगा तब आप चर्चा कर लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कितना है, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं, आई होप जानते होंगे आप कि एमसीक्यू, एनईटी और एमएसक्यू, 3 टाइप के। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, एमएसक्यू एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। इतनी पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी काफी, क्योंकि हमें यहाँ पर पेपर पैटर्न नहीं जानना है सर, हमें तो यहाँ पर जानना था कि कैसे 7 महीने का ढंग से इस्तेमाल करें और एग्जाम में टॉप स्कोर के साथ। बिल्कुल सर, वो चाहिए क्योंकि गेट तो हर कोई क्वालिफाई कर ही लेता है, कर लेता है सर, कर लेता है। पर क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर आप है ना? पीछे का आपके जो कट ऑफ देख लो, बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिफिकेशन मतलब सर 35 मार्क्स, 100 में से 35% मतलब 35 मार्क्स सर ना। कभी कभार 24 मार्क्स भी कट ऑफ गया है, बट वो कोई काम का नहीं है भाई, कहीं आपको कुछ एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। मतलब सर आप बताइए कि आप जो है ना नाम के गेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन उस गेट का कोई फायदा आप नहीं। आपके करियर में ले पाए ऐसा नहीं है। तो कट ऑफ इसलिए मैं लेकर के आया कि भाई कि अंदाजा आ जाए कि क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बच्चा 1 महीना भी पढ़े सर ढंग से तो क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन सर 1 महीना क्या, जो मोस्ट ऑफ सीएसआर के स्टूडेंट्स होते हैं वो ही खुद इतना अचीव कर लेते हैं। और अधिकतर डेडिकेशन से स्टडी करने वाले लोग बहुत चुनिंदा है, बहुत कम है, बहुत कम। तो कुल मिलाकर के दोस्तों क्वालिफिकेशन अगर गेट में करना है तो 35-40 मार्क बहुत होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा ड्यूरेशन, अच्छा खासा मौका है, बढ़िया से यूज करें और जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है गेट एग्जाम का वो आप लें। और उसके लिए आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा तो मैंने एक वीडियो सेपरेटली बना रखा है। वैसे गेट स्कोर और गेट जो है कह सकते हैं टोटल परसेंटेज स्कोर कितना चाहिए। तो गेट स्कोर मतलब एक ऐसा कह सकते हो नंबर है जो आपको 1000 में से निकालना होता है। 750 का जो गेट स्कोर होता है उससे सबसे बेस्ट माना गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का उस रेंज में गेट स्कोर आता है तो मन चाहिए आईटी में एडमिशन ले सकता है। और अगर मार्क्स के सेंस में कहूं तो 60 to 70 और 75 मार्क्स, है ना, 60 to 75 मार्क्स के रेंज में अगर आपका कोई कहीं पर भी मार्क आता है तो आप मन चाहिए आईटी में एंट्री पा सकते हो, ठीक है ना। तो खाली क्वालिफाई करना टारगेट मत रखना, टारगेट रखना कि बढ़िया रैंक, बढ़िया गेट स्कोर के साथ क्वालिफाई करेंगे। और अगर ये सब करना है तो अब सारी बातें ध्यान से सुननी है, ठीक है। चलो तो सबसे सर पहला फेज, यस पहला फेज जैसे कि इनको हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो 3 फेज के अंदर मेजरली होने वाली है, और वो 3 फेज मंथ वाइज डिवाइडेड है। अब आखिरकार मंथ में करना क्या है वो चीजें हम आपको हर फेज के अंदर बता रहे हैं। सर। ये जो आपका पहला फेज है 3 महीने का फेज है, 3 महीने का। 70% पोर्शन यहीं पर तय हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर, वही बात है कि 70% पोर्शन को कवर करने के लिए सबसे पहली बात तो सर इनको सबसे पहले तो सिलेबस को बहुत प्रॉपरली समझना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है। और फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले जो फाउंडेशंस की यूनिट्स होती है उन्हें कवर करना है, जो कि आपके 4-5 सेक्शंस के अंदर कॉमन है। कुछ सेक्शंस के अंदर कॉमन होती है, वो चीजें अगर आपने कवर कर ली तो फिर आपके लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। मतलब पहले फेज में तो सर मैं क्वालिफिकेशन की ही बात करूंगा, जो कि बाकी सारे स्टूडेंट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे फेज बढ़ते जाएंगे तो हम वहां पर रैंकिंग की बात करेंगे। पहला फेज आपका क्वालिफिकेशन का है, तो आपको सबसे पहली स्टेप में ही लिखा गया है जैसे कि सर सबसे पहले तो आपको सारी के सारी एग्जाम्स के पैटर्न्स को समझना है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को आप समझोगे, एग्जाम में कौन कौन सी यूनिट्स आती है, अगर आप उनको समझ जाओगे तो फिर आपका पहला कदम शुरू हो चुका है। देन सेकंड कि आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है कैटेगरी वाइज, जैसे कि सर जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स होते हैं इनसे शुरू करना है आपको पढ़ना। जब आपको लास्ट में समय बचता है तब उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स लगाना है जिनको कहीं ना कहीं बहुत कम वेटेज मिल जाता है।
देन थर्ड सर कि सबसे पहली बात तो डेली कंसिस्टेंसी से स्टडी करना। पहला फेज यही, जैसे कि आपने कहा 70% पोर्शन अगर कवर करना है तो वो कंसिस्टेंसी से ही होगा भाई, है ना। वरना अगर आप सोचोगे कि 70% पोर्शन के अंदर हम कोई जादुई चीजें कर ले 3 महीने में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी सर आपकी तरफ से अगर कुछ। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, जो आपका पहला फेज है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे मैंने पेपर का थोड़ा सा एक अंदाज़ा दिया, पेपर पैटर्न कैसा है, कहाँ पर ज़्यादा स्कोर आता है, कहाँ पर कम स्कोर आता है, कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दिया। आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज़, है ना, कि कौन से सेक्शन से कितना वेटेज है और कितना फ़ायदा मुझे मिलेगा, कौन से सेक्शन को मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हो गई। अब अगला स्टेप जो है ना वो ये है कि जितने बेसिक्स आपके बढ़िया बन सकते हैं बनाइए, और वो भी गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसे रैंडम नहीं। गेट का सिलेबस ओपन कर लिया, देख लिया कि ये टॉपिक्स पूछे गए हैं सिलेबस के अंदर, अगर मैं ये सब मान लीजिए बीटी का एग्जाम देना चाहता हूँ तो, और अब उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि कौन से ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछे गए टॉपिक्स हैं, कौन से ज़्यादा हाई वेटेज वाली कैटेगरी में आते हैं, कौन से जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें बड़े आराम से आजकल मिल जाती है। एनालिसिस इज अवेलेबल इन एवरी PYQ बुक, सब में अवेलेबल है। तो आपने पता चला कर लिया कि भाई ये सब चीज़ें मस्ट है, एंड नाउ स्टार्ट योर स्केड्यूल बनाइए और आपकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जितने भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको विद इन दैट 3 मंथ कवर करना है, शुरू करो। और स्टेप बाय स्टेप, जैसे सर ने कहा कि कंसिस्टेंट रहते हुए डेली बेसिस का जो भी आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और कोशिश करें कि आपके सारे बेसिक्स ऑफ ऑल द टॉपिक, चाहे वो एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो कोर बायोटेक वाला जो पार्ट है वही क्यों ना हो, सब बेसिक आपके क्लियर हो जाने चाहिए ताकि नेक्स्ट लेवल पर जाने में दिक्कत ना आए। सर ठीक है, मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम की अगर शुरुआत आपको करनी है ना, तो उसके PYQ की बुक से शुरू कर। PYQ की बुक, हाँ मेरे को पता है कि आपने शुरुआत में अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो PYQ क्या ही सॉल्व करोगे, बट PYQ की बुक से हमें चीजें पता चलती है। पहले टॉपिक्स को अरेंज कर लो। मान लो कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन अटेम्प्ट करना है सर, मैं तो सबसे पहले यही सोच के चलूंगा कि मेरा माइक्रोबायोलॉजी अगर MSc में है तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी ही अटेंड करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले PYQ में से माइक्रोबायोलॉजी के उन सभी टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज जमा लूंगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और जब मैं सीक्वेंस जमा लूंगा तब एक एक दिन के अंदर एक एक टॉपिक्स को मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। और कभी कभार सा सेचुरेशन जरूर आएगा, मतलब अगर कभी मैं फोकस से एक ही दिन में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का सोचूं तो वहां पर मेरे पास सेचुरेशन होगा और मैं इतना ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली शुरुआत जो 3 मंथ की अगर मैं बात करूं सर, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे किसी ने कहा था कि शुरुआती फेज में चीजें याद हो जाना बहुत मुश्किल है, तो आप उसको एक काम कर सकते हैं कि आप उसको रिपीटेड वे में पढ़ सकते हैं। अगर आपने आज पढ़ा, मुझे पता है कि आपने 30% भी उसको कैप्चर नहीं करा, कल उसको वापस रिवीजन में लेके आओ, एक बार वापस पढ़ लो। जब वो आपके आंखों के सामने बार बार आएंगी तो उसको याद करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहली शुरुआत करनी है, और फिर अब तो आपको पता ही है कि आखिरकार 3 महीने में कैसे कैसे आपको पढ़ना है। चलिए ठीक है सर, अब अगले फेज पर आते हैं। मुझे लगता है फेज नंबर 2, बिल्कुल। जैसे कि आपका बेस बन चुका है, आपका एक ठीक ठाक कह सकते हैं कि आप अंदाजा आ गया कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। अब जो फेज नंबर 2 है जिसमें हम 4 से 5 महीने, मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 2 महीने के आसपास का समय ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया है प्रैक्टिस, एनालाइज और स्ट्रेंथन। मतलब आपने जैसे सर ने कहा कि टॉपिक पढ़ा, अब आपने उसके PYQ भी लगाए, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, बढ़िया। नहीं हो रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ है, एनालाइज कर लिया आपने अपने आप को, गड़बड़ है, और फिर उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़िए, है ना, एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर PYQ लगाइए, सॉल्व हो रहा है इसका मतलब परफेक्ट है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे अब अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करना है। सिंपल सा काम है सर। जब मैं पहली बार बेसिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं कुछ ऐसे PYQ देखता हूँ जो सिर्फ बेसिक पर नहीं होंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए, है ना, तो वो तभी होंगे जब आपका उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा टॉपिक का, है ना। तो अब ये कैसे समझेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कौन से लेवल पर है, क्वेश्चन लगाइए, समझिए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, उसको एक्वायर करिए, उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, और फिर उन क्वेश्चन को भी लगाइए। अब वो फेज आ चुका है ना। तो मिडिल फेज है, आप अपने आप को चेक करते रहे कि इस टॉपिक के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं अब नया ऐड ऑन करना है, इस टॉपिक के अंदर मुझे थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, बिकॉज जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस लेवल तक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेरे से अभी नहीं हो रहे हैं,
तो ये फेज कंप्लीटली इसी चीज पर जाता है, कंप्लीटली इसी चीज पर जाएगा। आपको लगातार क्या करना है, सॉल्व करने पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। आपको जो भी गलतियां हो रही हैं, गलतियां लिखोगे, ये टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे बार बार गलत होते हैं। उसके बाद फिर अब उनको वापस से चाहिए तो रेक्टिफाई करें, रिवाइज करके टेस्ट आप देते रहे, है ना, प्रैक्टिस करें। जो भी आप लोगों ने बार बार गलतियां की है, बार बार रिवाइज करते रहे, सब चीज़ें चलती रहे, रिव्यू करें, इंप्रूव करें। सिंपल सा जो 2 महीने का टाइम है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए देना है कि मुझे और क्या और नया सीखना है। ठीक है, सिंपल सा काम। ये अगर हो गया तो सीधे आते हैं सर थर्ड फेज पर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि ये सबसे लास्ट सबसे क्रूशियल फेज है ना। ये तब आएगा जब आपके एग्जाम में 2 महीने के आसपास का टाइम बचा होगा, 6-7, है ना। तो कुल मिला के अब 2 महीने बचे हुए हैं। अब 2 महीने मतलब यू आर रेडी विद योर नॉलेज, सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, सब कुछ आता है, पीवाईक्यू सारे लगा रखे हैं। अब क्या बचा सर? क्या सर बार बार एनालिसिस करना भी है, और एनालिसिस करने के लिए सर उनको मॉक टेस्ट देना जरूरी है एकदम। क्योंकि सबसे पहली शुरुआत तो यही होती है सर, कि मतलब कि अगर आप पहली शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेज 3 की पहली शुरुआत है, और फेज 3 की पहली शुरुआत ये होती है कि अब अपने नॉलेज को टेस्ट करो भाई। और टेस्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट के ऊपर आना पड़ेगा, मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाए। और सबसे पहली बात सर, हम मॉक टेस्ट के बारे में इनको बोलते हैं और ये लगाते भी है। बहुत सारे बच्चे इसी फेज में गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। भाई कम नंबर आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत की और आपका पहला ही फेज है, तीसरे फेज का पहला चरण है। तो जब आप अपने एग्जाम के बिल्कुल एंड तक आएंगे, तब तक के आप अपनी इतनी गलतियां कर लेंगे कि अब आपका माइंड उस गलतियों के लिए सीख चुका है कि भाई फाइनल पेपर में मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। तो ये चीज है सर। सर इनको लगता है मॉक टेस्ट मतलब फाइनल एग्जाम, नहीं। मॉक टेस्ट मतलब आप फाइनल एग्जाम की अभी भी तैयारी कर रहे हो, उस जैसा एनवायरनमेंट आप अभी एग्जाम के पहले क्रिएट कर रहे हो, और 3 घंटे का टाइमर लगा करके किसी एक पेपर को आप उसी तरीके से उसी प्रेशर में सॉल्व कर रहे हो जैसे फाइनल एग्जाम में आएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, हो सकता है 10-10 मॉक टेस्ट, 15-20 मॉक टेस्ट आप दो, है ना, क्योंकि काफी टाइम है। अब ये सब करने का रीजन क्या है? इस सब करने का रीजन है कि आपको उस फाइनल डे के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी भी आप तैयार नहीं हो तो मॉक टेस्ट को कोई बच्चा अगर सीरियसली इस तरीके से लेता है कि मेरा फाइनल एग्जाम में भी यही हाल होगा, तो आप पहले से अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, गलत दिशा में ले जा रहे हो। मॉक टेस्ट इज जस्ट एंड जस्ट फॉर कि अभी भी आप 100% रेडी हो कि नहीं हो, क्योंकि ये 1 यूनिट पर नहीं होता है, 2 यूनिट पर नहीं होता है, 3 यूनिट नहीं, पूरे सिलेबस पर एक साथ होता है और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से होता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इज अगेन अ लास्ट स्टेप इम्प्रूवमेंट, है ना, अंत में आपको इम्प्रूवमेंट करवाने वाली चीज है। और इसको आप इस तरीके से देखें कि पहले मॉक में टेस्ट जो दिया, मार्क कम आए, तो चलो कहाँ पर कमियां रहेगी, गलतियां रहेगी, इंप्रूव करो। अगले टेस्ट में और कहीं पर गलतियां करोगे, उसको इंप्रूव करो। एंड लाइक वाइज टाइम मैनेजमेंट, जो भी वीक यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको बार बार रेक्टिफाई करते चलोगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन होता चलेगा। टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करें, पेपर को कैसे टैकल करें, कहाँ से पहले शुरुआत करें, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। कैसे कम से कम टाइम में किसी क्वेश्चन को टैकल करना है, बहुत कुछ सीखना होता है मॉक टेस्ट से। सिर्फ और सिर्फ स्कोर कितना आ रहा है और स्कोर कितनी गलतियां हो रही, कितना सही हो रहा है, ये मायने नहीं रखता मॉक टेस्ट के अंदर, समझे। मॉक टेस्ट का अलग मतलब है, और इसीलिए तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 2 महीने का टाइम दिया सर। सर मैं इनको एक बात ये भी बताना चाहूंगा, सबसे आसान अगर कोई सेक्शन है सर, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप पूरे एग्जाम को एनालिसिस करो तो अपने बायोटेक में 72 मार्क्स है लास्ट सेक्शन में, और अगर हम एक्सेल की बात करें तो वहाँ 60 मार्क्स है। अगर आप उन 60 मार्क्स को 100% मानो तो आपके 40% तक के एनईटी क्वेश्चंस मिलेंगे सर। और मेरे हिसाब से सबसे आसान सेक्शन अगर कोई है तो वो एनईटी है सर। वो इसीलिए है, नेगेटिव मार्किंग तो सबसे पहला फायदा मैं आपको गिनाता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा फायदा कि भाई फॉर्मूले के बेसिस पे वो सॉल्व होने वाला है, और कोई वो पेपर बनाने वाला नया फॉर्मूला तो नहीं बनाने वाले आपके लिए, है ना। जो फॉर्मूले पहले से आ चुके हैं, पीवाईक्यू में है, बस उसके अंदर कहीं ना कहीं अंक बदल देंगे, कहीं ना कहीं यूनिट बदल देंगे और उसी के बेसिस पे लाने वाले। तो क्यों ना भाई मैं यूनिट के शॉर्ट नोट्स बना लूं, क्यों ना मैं फॉर्मूले की एक शीट बना लूं, और उसको मेरे पास 7 महीने है, हर महीने में 30 दिन अगर ऑन एन एवरेज मान के चले, मैं अगर हर महीने के अंदर एक बार एक 15 मिनट देख लूं उस फॉर्मूले को, 7 महीने के अंदर मुझे ये फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे, तो ये तो फिर हम अपने ब्रेन के ऊपर शक कर रहे हैं। तो सबसे आसान सेक्शन है ये दोस्तों,
देन दूसरा, आपको लगता है कि एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी में होता है, क्योंकि गवाने वाले नंबर वही है, वही सबसे ज्यादा नंबर गवाते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाता है। क्योंकि सर आता सब कुछ है इनको, बस चॉइस करने में गलत कर लेते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन को चॉइस नहीं करना है। एमएसक्यू कोई आपका नंबर नहीं गवाने वाला है। एमएसक्यू में तो तुम तुक्का भी मार लोगे, तो अगर वो गलत हुआ तो ठीक है, उसके नंबर जाएंगे, दूसरे के थोड़े ना नंबर छीने जाएंगे। बट सबसे ज्यादा कंपटीशन दोस्तों एमसीक्यू में होता है, बस यही बात समझना है आपको। तो तैयारी उसकी करिए जिसकी शायद दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं, सबसे ज्यादा लोग सर एनईटी से ही डरते हैं। यस, और मैं एक चीज बता दूं, बहुत सिंपल चीज होती है। मतलब मैं अगर ना एक नोटबुक बना दूं कि गेट में अभी तक पिछले 10 सालों में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो वो टाइप की लिस्ट भी अगर आपने बना ली और उस टाइप के अब 4-4 5-5 तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, तो उन्हीं टाइप में से सर इनको एनईटी मिलेगा बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अंदर। ऑब्वियसली, बस क्योंकि अलग से कोई फॉर्मूला वहां पर बनाने के लिए नहीं बैठे लोग। नहीं होता। जो रिसर्चर ने बना के दिया है उसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस तो करो। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे और उतने टाइप के कितने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं, सब कुछ इसी पर है, सब कुछ इसी पर है। चलिए सर आगे आते हैं फाइनल पार्ट पर। अब ये जो कह सकते हैं कि उन चीजों पर फोकस किया है सर जो नहीं करनी चाहिए, मतलब अवॉइड करनी है। अवॉइड करने वाली बातें, है ना। इसको मैं फटाफट बताऊं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते कि इग्नोर कर रहे हैं सिलेबस को, देखा ही नहीं कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, पढ़ना क्या था नहीं पढ़ना है, ये सब फालतू बातें नहीं करना है। टू मच थियरी लेस प्रैक्टिस कोई काम का नहीं, है ना, कोई काम का नहीं। कि आपने पढ़ा तो बहुत सारा है, लेकिन आपने ना रिवाइज किया है ना क्वेश्चन लगाए हैं, तो आपका पढ़ा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नो रेगुलर रिविजन, टाइम वेस्ट। टेकिंग मॉक विदाउट एनालिसिस, मॉक टेस्ट तो दिया लेकिन ये चेक नहीं किया कि गलतियां कौन सी हुई, कौन सा टॉपिक वीक है, टोटल वेस्ट। इग्नोरिंग वीक टॉपिक्स, अरे यार छोड़ो यार, मेरे को समझ नहीं आता, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे हो सकता है एग्जाम में वहां से कुछ छोटे मोटे ऐसे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीटेडली पूछे हो, उनको तो कर लो, है ना। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये तो बोला लास्ट में, मॉक टेस्ट में यही तो देखना होता है कि टाइम कैसे मैनेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयरिंग विद अदर्स, यार इसका ज्यादा स्कोर आ रहा है मेरा कम आ रहा है, ये सबसे फालतू बात है, फालतू बात है। आप आपके एफर्ट पर, आप आपकी मेहनत पर अगर भरोसा नहीं करते हो, बाहर से कोई नहीं आने वाला जो आप पर भरोसा करेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब बातें, ये सब चीजों का ध्यान रखें, ना करें। अब आपको जो सबसे ज्यादा फायदा देगा, सबसे ज्यादा फायदा देगा, बोनस स्ट्रैटेजी, वो है आप छोटे छोटे गोल सेट करो कि भाई मुझे इतने दिनों में ये खत्म करना है, इतने दिनों में फिर ये खत्म करना है, मुझे सुबह उठने के बाद से इतने टाइम में ये करना है, फिर अगले 2 घंटे में 4 घंटे में ये करना है। छोटे छोटे, ये नहीं कहना कि आज बैठूंगा तो बायोकेमिस्ट्री को फाड़ दूंगा, नहीं, फाड़ना नहीं है, एक दिन में नहीं फाड़ना, थोड़ा 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 करके आप उसको सही से प्रोसेस करें और समझ में आ जाएगा, हजम हो जाएगा। एक्टिव लर्निंग करें, खोल ली किताब देखे चले जा रहे हैं और फिर आंखें बंद हो गई बैठे बैठे, नहीं, क्या करना है, जितना पढ़ें 10 मिनट पढ़ें, जोर जोर से बोल करके पढ़ें, लिखते हुए पढ़ें, जो ऐसी चीजें जो आपको इन्वॉल्व करके रखें, एंगेज करके रखें, एक्टिव लर्निंग का हिस्सा बना के रखें, उनको यूज करें आप, समझे। ट्रैक एंड मेजर, चेक करते रहो कि आपका क्या स्टेटस है, क्या हाल है, वेरीफाई करते रहो बीच बीच में। स्टे हेल्दी, मतलब पढ़ाई ही नहीं करनी है सर, सुबह उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और एक हफ्ते में होने वाले एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक नेशनल लेवल के आईआईटीज द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे प्रिपरेशन में, बहुत सारे अलग अलग इमोशंस दिमाग में आएंगे, आपको फील होंगे, लेकिन लगे रहना है तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर सर लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूँगा, हालांकि ये सारी चीज़ें तो बता दी हमने सर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, क्योंकि आज का ज़माना है सर कि हम कहाँ गेहूँ लाकर उसको आटा, गेहूँ पिसवाने के लिए डालेंगे, आटा लाएंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे, नहीं सर। आजकल हम बनी बनाई रोटी के लिए ऑर्डर एलिजिबल है, ऑर्डर कर दो। तो सर अगर कभी वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ये सोचते हैं कि सर इतनी सारी चीज़ हम क्यों करें, अगर हमें कहीं से बना बनाया मसाला मिल जाए, तो सर इसके लिए भी कुछ चीज़ें सर मैं चाहूँगा कि इनको बता दिया जाए कि इनको कहाँ सब कुछ चीज़ें बनी बनाई है, बस इनको एक चेयर पर बैठना है, अपने सामने लैपटॉप रखना है, मोबाइल रखना है, और बस 7 महीने तक के हमारे साथ में बैठकर इंतजार करना है आपके AIR का। एक सिंपल सी चीज होती है कि भाई मैं शुरू करूं
और मैं मेरी स्पीड से मेरे तरीके से खत्म करूं, है ना, बिल्कुल। जिसे कहते हैं सेल्फ प्रिपरेशन। और एक होता है प्रिपरेशन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, है ना। तो आईएफएस ऐसा ही एक्सपर्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। पहले उसी पर बात कर लेते हैं, फिर आगे की चीजों पर आते हैं। जैसे एक लाइव बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्यों लाइव बैच ला रहे हैं? सिलेबस बदला है, बच्चे परेशान हैं, ठीक है। तो अब नई सुपर विजन लाइव बैच लाई गई है। जैसे सुपर इमोशन आप सीएसआर में पढ़ते हैं, वैसे सुपर विजन बैच है गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस दोनों के लिए, ठीक है। लाने का पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि बच्चों को अंडर गाइडेंस, जो इतने साल, 15 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 7-8 साल से इतने सारे एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा है, गाइड करवा रहा है, क्यों ना उन टीचरों को मेहनत करने देते हैं और हम कुछ पैसे पे करके सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स टाइम टेबल, स्केड्यूल और सब कुछ है उसका आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको मिल सकती है बड़े आराम से। आईएफएस की वेबसाइट पर विजिट करें और वहां पर जाकर के आपका जो लाइव कोर्स है 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, अभी से जाकर के उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी easiest and simplest way to start your preparation, right? बिल्कुल सर, मैं तो एक ही बात कहूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और ये कुछ आपके लिए सच में कुछ, Yes. ठीक है। तो ये दोनों कोर्स आपको बताए गए हैं लाइव कोर्स, ये आपके लिए सिर्फ कुछ अमाउंट रख रहे हैं। बाकी इस कुछ अमाउंट के अंदर आपको जो बहुत कुछ चीजें मिलने वाली है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और सर मैं एक बात और एड ऑन करना चाहूंगा भाई, अगर कभी वो सारे स्टूडेंट हमारे साथ जो ज्वाइन होने वाले हैं, ऑब्वियसली होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको एक बात मैं कहूंगा भाई कि अपने ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े, हम लोग तो मेहनत करेंगे आपके लिए, पर जो हम लोग आपको देने वाले हैं उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करना है। बाकी रिजल्ट तो फिर आपका आने ही वाला वो तो श्योर है सर। इतने जो बच्चे सर यहाँ पर रैंक 1, रैंक 3, रैंक 7, रैंक 9, रैंक 10 ये जो देख रहे हैं, और ये सिर्फ आप देखेंगे तो रिसेंट वाले ईयर्स का है ना। पीछे तो लंबी लिस्ट और भी पड़ी हुई है। कुल मिलाकर के ये तो हमेशा आते ही रहेंगे सर, आएंगे सर, ये आएंगे। हमेशा आएंगे। पर मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो कि आज हमको देख रहा है सर, इनमें से कोई आए सर, इनमें से आए सर, इनमें से कोई आए जो तो कि अपनी हिम्मत खो चुका है और वो अपनी हिम्मत को वापस लाए। सबसे जरूरी यही है ना। चलो तो सर अब लास्ट का बिल्कुल सर। अंतिम जो चीज है ना, एस द एग्जाम है ना, फाइनल टचअप वाली चीज है। सबको समराइज कर दिया एक साथ हमने कि भाई फुल लेंथ मॉक टेस्ट लास्ट में देना होता है। रिवीजन लूप, बार बार रिवीजन करते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा था और 6 महीने हो गए इसको दोबारा देखा नहीं। स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखें अपना, है ना, कि कितने जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो, कितनी जल्दी आप आंसर निकाल लेते हो। एग्जाम का जो एक बोलते ना कि पूरा टेम्परामेंट होता है, माहौल होता है, आप दिमाग में डेवलप कर लें कि भाई गेट एग्जाम मतलब ये, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आप एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले भी आपको लगेगा नहीं कि आई एम प्रिपेयर फुल्ली रेडी, लगेगा कतई नहीं। लेकिन आपका काम यही है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आप अपने आप को क्या करते रहें, इम्प्रूव इम्प्रूव और इम्प्रूव, और करते रहिए। एक दिन आप इतने इम्प्रूव हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि ये तो रैंक 1 आ गया। बिल्कुल। और वो गलत फहमी में मत रहना भाई कि एक रात बैठकर हमने कॉलेजों की एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो ये भी कर लेंगे, ना, ये वैसा नहीं है। अगर एक रात में एग्जाम क्वालिफिकेशन होती तो आज आपके लिए कंपटीशन ही नहीं होता। नहीं क्योंकि होता। मुझे पता है सर, हमारे समय में सर 70% ला लिए बहुत बड़ी बात होती। अभी तो ना सर 99% वाले भी लगते हैं 1% बच गया सर, नहीं तो 100 आ जाते भाई सच में। तो कंपटीशन तगड़ा है कुल मिलाकर के। और मेरे हिसाब से जब कंपटीशन तगड़ा हो तो स्मार्ट प्रिपरेशन ज़्यादा काम का हो सकता है इंस्टेड ऑफ हार्ड वाली प्रिपरेशन, है ना। हार्ड वर्क से ज़्यादा बढ़िया हो सकता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज कन्वे करना था आप तक पहुँचा होगा। आप उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, भले वो आप कोर्स के साथ जुड़ करके करें या आप सेल्फ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की एंड यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गेट एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं इस चैनल पर चलती रहेंगी। और इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको ट्रैक करते रहिएगा, बिकॉज वही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती हैं अगर आप एक अनपेड स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।